हेलो एवरीवन, मेरा नाम परितोष पंकज है। इस साल सिविल सर्विसेज 2019 की परीक्षा में मैंने 142वां स्थान प्राप्त किया है। मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई वो बिहार के भोजपुर ज़िले के आरा शहर में हुई। 12वीं कक्षा तक मैंने आरा में ही पढ़ाई की। उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी के मेरिट लिस्ट के हिसाब से मैंने टीएस चाणक्य मुंबई में एडमिशन लिया। टीएस चाणक्य एक मर्चेंट नेवी का कॉलेज है जहाँ से मैंने बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स किया और उसके बाद मैंने जर्मनी की एक शिपिंग कंपनी ज्वाइन की। मर्चेंट नेवी में 5 साल मैंने काम किया और 2015 में मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यूपीएससी की तैयारी करना पहले से प्लान्ड था, बस मैंने रास्ता थोड़ा लंबा चुना था क्योंकि कुछ कंडीशंस थे जिसके चलते मैं सीधा यूपीएससी की तैयारी में नहीं आ सका। यूपीएससी की तैयारी में ये मेरा चौथा प्रयास था और इस बार मुझे फाइनल लिस्ट में 142वीं रैंक आई है। और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। इससे पहले भी मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका था। तो जो जर्नी है वो काफ़ी रोमांचपूर्ण भी रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस दिया है। तो आज डीकेटी के प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी अनुभव को आपके साथ साझा करूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, एक बधाई संदेश देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने इस बार इंटरव्यू भी दिया था या फिर लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था और वो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों को लेकर के या खुद को लेकर के कि बस एक मैटर ऑफ टाइम रहता है। ये आप इक्वली टैलेंटेड हैं, आप में उतना ही पोटेंशियल है जितना हमारे में है। आप में से कुछ लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी, बस समय आपका नहीं था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि समय आगे भी आपके साथ नहीं रहेगा। ये मोमेंट्स की बात होती है। आज से 20 दिन पहले तक मैं भी आप ही की कतार में खड़ा था। एक ऐसा मोमेंट आया 4 अगस्त को जिसने सब कुछ बदल के रख दिया और ये मोमेंट क्षणिक नहीं आया। इसके लिए इसके पीछे काफ़ी मेहनत थी, काफ़ी इंतज़ार था। तो मैं बस आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग, आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ, आपके फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, पर ये समय है फिर से उठ खड़ा होने का। आगे का समय आपका है। कृपया करके फिर से लगे, जी जान से लगे और तैयारी करें। सिलेक्शन आपका होना तय है। अगर किसी कारणवश आपके पास अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं तो भी ये एग्ज़ाम जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। आप इस एग्ज़ाम में असफल हो सकते हैं, जीवन में असफल नहीं हो सकते। तो आपको अपने आप पे भरोसा हो ना हो, मुझे आप पे पूरी भरोसा है कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। अब आगे मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं एक बातें बताना चाहूँगा आपको। वो है कि अगर इस साल 829 रिज़ल्ट्स आए हैं तो सक्सेस पाने के 829 रास्ते हो सकते हैं। हर रास्ता अपने हिसाब से सही होता है। आपको वो रास्ता चुनना है जो आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें आपको सारे रास्तों में मिलेंगी। सारे एस्पिरेंट में कुछ कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी। वो है पहला हार्ड वर्क, जो कि नेसेसिटी है इस एग्ज़ाम की। दूसरा डेडिकेशन, तीसरा पेशेंस और चौथा सेल्फ मोटिवेशन। ये 4 चीज़ें आपको सारे एस्पिरेंट्स में कॉमन मिलेंगी। सफलता किसी को जल्दी मिल जाएगी, किसी को थोड़ी देर से मिलेगी। इनमें अलग अलग मात्रा में इनका आप समावेश हो सकता है, लेकिन ये 4-5 चीज़ें जो है वो कॉमन आपको सारे रास्तों में मिलेंगी। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। इस छोटे से एपिसोड में या फिर छोटे से चर्चा में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या पढ़ेंगे तो आप आईएएस बन जाएंगे या ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन अगर इन बातों में मैं कहीं से भी, मेरी एक बात भी आपको अच्छी लगती है या फिर किसी एक हिस्से से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि शायद आने वाला यूपीएससी का सफ़र थोड़ा सरल ज़रूर हो जाएगा। तो आप उन चीज़ों को ध्यान न दें कि मैं क्या कंटेंट बता रहा हूँ या फिर किस किताब को बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है जो किताब मुझे सूट करती हो वो आपको ना करे। आप क्या करेंगे, आप टॉपर्स को सुनेंगे। मैं यहाँ पहली बार टॉपर्स टॉक नहीं दे रहा हूँ, मैं एक फ्रेंड की तरह आपको सजेशन दे रहा हूँ और अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने हिसाब से अपना रास्ता बनाइए। किसी के बताए रास्ते पर आप चल सकते हैं। चूँकि मैं मर्चेंट नेवी में जॉब कर चुका हूँ, तो जब भी हमारा जहाज़ किसी तट पे आता था तो लाइट हाउसेज़ होते थे जो हमें बताते थे कि आपको यहाँ पे पहुँचना है और कैसे पहुँचना है ये हम चार्ट देख के डिसाइड करते थे। हमारे जहाज़ के कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते थे कि हमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर
बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो आती हैं, हर जगह आती हैं, आप उनको भी देख रहे हैं, तो आप उनको एक गाइडिंग लाइट की तरह लीजिए। आपको वहाँ पहुँचना है, रास्ता आपका खुद का होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि आपको इंडिया गेट देखना है, तो मैं आपको ये नहीं बताने जाऊँगा कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गेट उठ के आपके इस जगह पे नहीं जा सकता है। तो अगर आपको यूपीएससी करनी है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत बेसिक है, जो कि शायद सबको को पता है, सब लोगों को पता है। तो फिर अलग क्या है, पढ़ाई भी सब लोग करते हैं। अगर आप टॉपर स्टॉक देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, तो आप उसी से उस चीज़ों को ग्रहण कीजिए, उसमें वो चीज़ें देखिए जो आपको सूटेबल लगे और उसको फॉलो कीजिए। अगर मैं आज बोल दूं कि मुझे पढ़ाई में मज़ा आता था, मैं पढ़ाई एंजॉय करके पढ़ता था, मैं पंखे पर लटक के और आराम से चेयर लगा के घूमते रहता था और पढ़ाई करता था, तो शायद बहुत सारे लोग ये दिमाग न लगा पाए कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। उनमें से कुछ लोग पूछेंगे कि सर पंखा 3 पे चलता था या 5 पे चलता था। तो आपको ये नहीं करना है, आपको बस ये मैसेज लेना है कि आपको इस एग्ज़ाम में सफल होने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, वो रास्ता आपको खुद बनाना होगा। एक आधे घंटे के एपिसोड से या फिर लेक्चर से अगर कोई आईएएस बन जाता तो शायद ये सबसे आसान एग्ज़ाम होता, लेकिन ये एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं है। इसमें आपको अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई 10 घंटे में उतनी पढ़ाई कर ले रहा है, तो घंटे ना गिने, पढ़ाई करें। तो ये बस बेसिक मैसेज है। आगे अब मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी आपसे साझा करना चाहूँगा। ये यूपीएससी की जर्नी साझा करना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों के लिस्ट, कैसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, कैसे लिखना है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं अपनी जर्नी आपसे इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाएँ, आप समझ पाएँ कि ये एग्ज़ाम चाहता क्या है। मैंने खुद से जितना अनुभव किया है, केवल पढ़ाई से ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये एग्ज़ाम एक मेंटल गेम है। अगर आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर दें। मैं खुद का अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं यहाँ तैयारी करने आया था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एक बात मैं बहुत ज़ोर दे के करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है। आने के पहले भी आने के साथ ही बहुत लोगों ने मेरे को ये बताया था ये बात कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो गोल्डन अटेम्प्ट होता है और चांसेस होते हैं कि आप पहले अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छी रैंक के साथ निकल जाए। मुझे उस समय बात समझ नहीं आती थी। मैं सोचता था कि यार इतना बड़ा सिलेबस है और इतना कम टाइम है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट कैसे हो सकता है। गोल्डन अटेम्प्ट तो हमेशा वो होना चाहिए जब आप पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि सही में फ़र्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। जब मैं आया था तैयारी करने, तो मैं चूँकि मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड का हूँ, तो यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है उसमें हमारा सब्जेक्ट कहीं नहीं है। तो मुझे एक तत्काल रूप से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना था जो कि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ और जो कि मुझे सफलता दिला सके। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स निकाले, जैसे ज्योग्राफ़ी हो गया। ज्योग्राफ़ी मर्चेंट नेवी वालों के बहुत करीब होता है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हैं ज्योग्राफ़ी से अपने आप को। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया, देखा, फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया, फिर मैंने सबका सिलेबस देखा और फिर थोड़ा बहुत देखने के पास, लास्ट ईयर ट्रेंड्स देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मुझे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। एक बार अगर आपने निर्णय ले लिया कि आपको किसी ऑप्शनल के साथ कंटिन्यू करना है, आप प्लीज़ उस पर स्टिक रहिए। और जब तक कि आप बहुत बार, 2 बार, 3 बार मेंस लेके ये प्रूव ना हो जाए कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, तभी आप चेंज करने का सोचें। आप किसी दूसरे का निर्णय या फिर किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर अपना ऑप्शनल ना डिसाइड करें। ये आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। पहला प्रयास में जब मैं आया था तो मैंने यहाँ एक कोचिंग ली थी और मैंने ऑप्शनल की भी कोचिंग ली, क्योंकि पढ़ाई काफ़ी दिन से छूटी हुई थी और मैं अचानक से एक ऐसे जगह से आ रहा था जहाँ की कम्युनिकेशन के बहुत सारे दिक्कत थे। जहाज़ पे जब आप रहते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि ज़मीन पे क्या चल रहा है। तो मैं उस जगह से सीधा एक ऐसी जगह आया जहाँ की दिन रात पढ़ाई करनी थी, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो मैंने सबसे पहले ऑप्शनल और जो कोचिंग है जीएस की स्टार्ट कर दी। और मैं एक बात ईमानदारी से बोलूँगा कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जितना पढ़ाई किया, शायद आने वाले जो साल होते गए उसमें मेरी पढ़ाई की क्षमता भी घटती गई और घंटे भी घटते गए। पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ाई की, मतलब अगर ये ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, आप हवा में मन ना ले इसको। पहले अटेम्प्ट में बस यही होता था कि कुछ जो सोने का टाइम होता है या फिर जो खाना खाने का टाइम होता है, इसके अलावा जो टाइम्स होता था वो दिमाग में
आपका दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए। पढ़ाई आप एक्चुअल में कर रहे हैं ना कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग हमेशा एक्टिव होना चाहिए, हमेशा यूपीएससी के सिलेबस या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। तो जब मैं पहला बार प्री दिया, उस समय मैं फियरलेस था, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं था। लोग पहला बार प्री देते हैं तो बहुत लोग ये सोच के देते हैं कि इस बार देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, पहला प्रयास बिल्कुल सीरियस होकर दीजिएगा, क्योंकि पहला प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो मेक और ब्रेक कर सकता है आपका आगे का रूटीन। तो जब मैं पहली बार पीटी में बैठा तो मैं फियरलेस था, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि नया नया आया था, ज़्यादा उत्साह था, सब कुछ था। और विश्वास कीजिए कि उस साल मेरे अभी तक के पीटी में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, और मुझे ये एक पल के लिए भी सोचना नहीं पड़ा था कि मैं पीटी क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। मेरे मार्क्स कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर थे, तो ये चीज़ डिसाइड हो गया कि मैं पीटी क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद जो 3.5 महीने का समय होता है वो मैंने मेंस पे दिए, क्योंकि मेंस मेरे लिए पहला अनुभव होने वाला था और एकदम पीटी से ये डिफरेंट होता है, तो इसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो मैंने किया। बहुत बार जब मैं टेस्ट सीरीज़ लिखता था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पहली टेस्ट सीरीज़ में मुझे अच्छे से याद है कि जो 20 क्वेश्चन लिखते होते हैं उनमें मैं 12 क्वेश्चन ही कर पाया था। मैं बहुत परेशान था कि 12 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन का अंतर है, और मैं इतना टाइम लेगा तो मुझसे पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप टेस्ट लिखते जाते हैं आपको थोड़ा आइडिया लगता जाता है और हो जाता है, और पेपर कंप्लीट करना एक महत्वपूर्ण काम है यूपीएससी की परीक्षा में। कैसे करके सब कुछ मैनेज करते हुए मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा। मेंस का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जहां आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आप सफल होने ही वाले हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि ये पेपर मेरा अच्छा हुआ है, ये पेपर मेरा ख़राब हुआ है, लेकिन श्योरिटी के साथ आप नहीं बोल सकते कि मैं मेंस में इतना स्कोर कर लूँगा कि मैं टॉप कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम में। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने एग्ज़ाम दिया, फीलिंग अच्छी आ रही थी कि नहीं ठीक लिखा है, शायद हो जाना चाहिए। जब रिज़ल्ट आया मेरा मेंस क्लियर हो चुका था, तो पहले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंच चुका था। अपने आप में एक उपलब्धि मानी जाती है कि अगर आप पहली बार में यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। शायद ये चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर पाया। मुझे लगा कि हाँ, अब मैं बहुत आगे निकल गया हूँ और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, बस सक्सेस और मेरे में एक इंटरव्यू का फासला है। जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मैंने दिया, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ, और इंटरव्यू देने के बाद पता नहीं अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा आप बोल लें कि जो नादानी होती है, बचपना होता है कि अति उत्साह जिसको बोल सकते हैं, मैं मान चुका था, ऑलमोस्ट मैं श्योर हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, तो मेरा माइंड फ्रेम चेंज हो चुका था। लेकिन यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो केवल आपको हर चीज़ में परखती है, आप कैसे इंसान हैं, आप टफ़ सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। जब रिज़ल्ट आया तो फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और मैं फाइनल लिस्ट 8 मार्क्स से मिस किया था। फाइनल लिस्ट 8 मार्क्स से मिस करना बहुत बड़ा सेटबैक था। रिज़ल्ट नहीं आने का जो गम था वो और ज़्यादा हो गया जब मैंने अपने मार्क्स देखे और मुझे लगा कि मैं इतना करीब आके रह गया हूँ। मैं उस माइंड फ्रेम में था कि एक तरफ मैं अपने आप को मान चुका था कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, और मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था, तो मैं लिटरली आसमान से पाताल में पहुँच चुका था। और मेरा कंडीशन ऐसा हो गया था कि अगला पीटी जो कि मुश्किल से 25 दिन बाद था, मैं अपने आप को दिमागी रूप से तैयार नहीं कर पाया कि मैं पीटी कैसे देना हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी नॉलेज कम हो गई थी अचानक से उन 20 दिनों में, या फिर मैं जब एग्ज़ाम में गया तो सब कुछ भूल गया था। लेकिन एक चीज़, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था अगले साल प्री देने के लिए, जो कि मात्र 20 या 25 दिन बाद था। जब पीटी का एग्ज़ाम हुआ उसके एक दिन पहले मैंने अपने दोस्त से पता नहीं बोल दिया था कि कल मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। मेरा मोटिवेशन लेवल इतना डाउन हो चुका था और मैं एकदम लग रहा था कि नहीं, अब तो बस बहुत हो गया, अब शायद ना हो पाए। मैं पीटी में बैठा, मेरा अभी तक का सबसे ख़राब पीटी हुआ, और उस साल मेरा पीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होना था। और मैं मानता हूं कि उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था। शायद अगर उस साल मेरा सिलेक्शन हो जाता तो मैं आज जिस तरह से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं वैसा नहीं हो पाता। उस साल जब मेरा पीटी नहीं हुआ तो एक रिज़र्व लिस्ट आती है यूपीएससी की, जिसमें होता है कि कुछ कैंडिडेट वेटिंग रहते हैं और उनको क्लियर किया जाता है। जब यूपीएससी का एक प्रावधान है उस हिसाब से वो वेटिंग लिस्ट आते आते दिसंबर हो गई, और मुझे लग रहा था, बहुत लोगों ने ये हौसला भी दिया था और मुझे खुद से लग रहा था कि शायद 8 नंबर का मार्जिन है तो मैं रिज़र्व लिस्ट में आ जाऊँगा। मैंने दिसंबर तक रिज़र्व लिस्ट का वेट किया। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। मैंने पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा बैक पे रखा और मैं रिज़र्व लिस्ट का वेट करने लगा। दिसंबर में जब रिज़र्व लिस्ट आया तो मैं 2 मार्क्स से मिस कर गया रिज़र्व लिस्ट। तो उस साल मैं फिर सेटबैक हो गया। फिर मुझे पता चल गया था कि अब तो करना यही है, फिर से ज़ीरो से शुरू करना है। मैंने कैसे भी अपने आप को संभाला। इस बार जब 2018 का पीटी दे रहा था मैं,
तो मेरे मन में डर था, क्योंकि 17 में मेरा प्री नहीं हुआ था, तो मेरे मन में प्री को लेके एक डर बैठ गया था। प्री एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं, कम नॉलेज के बाद भी। वो नैक आपके अंदर होना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खैर 2018 का प्री मैंने क्लियर किया। उसके बाद जब 2018 का मेंस लिखा तो मेंस में एक कॉन्फिडेंस था कि मैंने मेंस पहली बार जब लिखा था तो भी निकाला था, तो इस बार तो कुछ अच्छा ही करूँगा। मैंने 2018 का मेंस भी निकाला, फिर मैं दूसरी बार इंटरव्यू देने 2018 में पहुंचा। इस बार जब मैं इंटरव्यू दिया तो इस बार एक चीज़ अंतर था पिछली बार से कि इस बार मैं कुछ उम्मीद लगा के नहीं रखा था कि क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि जो होगा देख लेंगे। फिर रिज़ल्ट आया, फिर मेरा एग्जैक्टली 8 मार्क्स से मिस हुआ। लेकिन इस बार मेरे अंदर ये बदलाव था कि इस बार मैं उस फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था। 8 मार्क्स से मिस करना इस बार मेरे लिए नया नहीं था। तुरंत 1 महीने बाद पीटी थी, मैं फिर से लग गया, पीटी की तैयारी की, पीटी फिर से क्लियर हुआ, फिर से मेंस लिखा, फिर से मेंस क्लियर हुआ, और फाइनली 2019 के मेंस में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो फिर मैंने कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि हर बार आदत सी हो गई थी कि हाँ ठीक है, जो होगा देख लेंगे। इतना भरोसा था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। लेकिन इस बार आप सबकी दुआ से, भगवान की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं फाइनल होली पीडीएफ जिसको बोलते हैं उसमें अपना नाम देख सका और 142 रैंक लाई। तो ये सक्सेस स्टोरी या फिर जो मेरा जर्नी है, इसको साझा करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जो आप देखते हैं वो एक दिन की स्टोरी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। लेकिन आपको मोटिवेट अपने आप को खुद से करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसे दोस्त अपने पास रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें, आपके बारे में अच्छा बताएं कि आपकी ये क्वालिटीज़ है, आपके डिमेरिट्स ना ज़्यादा ना गिनाएं, आपको समय समय पर अलर्ट करते रहें। तो इन सब चीज़ों से आप मोटिवेशन ले सकते हैं। इवन आप मोटिवेशन ऑनलाइन मीडियम से ले सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैं पर्सनली थैंक्स करना चाहूँगा, एक मेरे शिक्षक रहे हैं श्री अवध प्रताप ओझा जी। मैं उनसे क्लास के बाद कभी मिल नहीं पाया या फिर कभी उनको थैंक्स नहीं कर पाया, पर इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके वीडियोज़ मैं देखता था, वो एक हिस्ट्री के टीचर है। मैं उनका वीडियो हिस्ट्री देखने के लिए नहीं देखता था, मैं उनका वीडियो लाइफ लेसन्स लेने के लिए देखता था। और जब भी मैं परेशान रहता था तो मुझे लगता था कि सर की बातें सुनकर लगता था कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। तो मैं दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर वो इस बात को सुन रहे होंगे तो सर मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, बस आप छोड़ दीजिए, रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, ईमानदारी से प्रयास कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे लाइफ में। अब मैं आपको पीटी की स्ट्रैटेजी बताऊँगा। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो जो एनसीईआरटी बुक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पे कमांड कीजिए। आप एक वर्ड देखिएगा, कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एनसीईआरटी पढ़ना बड़ी बात नहीं है, एनसीईआरटी पे कमांड होना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अवध प्रताप ओझा सर जरूर ये हर बार बोलते हैं कि आप जिस दिन आपको लगे कि आप एनसीईआरटी पे कमांड हो गया है उस दिन आप मेरे से मिलिएगा। मैं अभी भी अपने आप को कैपेबल नहीं मानता हूँ कि मैं सर से जाके मिलूँ, क्योंकि कमांड करना एनसीईआरटी पे बहुत टफ होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। कुछ स्टैटिक बुक्स हैं प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। बुक लिस्ट मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बुक लिस्ट आपको बहुत इजीली किसी भी साइट पे, किसी भी गूगल पे सर्च करिएगा मिल जाएगी, और वो स्टैटिक बुक्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे आप उसको चुन लीजिए। बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे मत भागिए जो चुन रहे हैं, क्योंकि सारे मटेरियल्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी टीचर्स उसको बनाते हैं वो अपना पूरा मेहनत करके बनाते हैं, तो सारे मटेरियल्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारी मिठाई एक साथ दे दी जाए तो आप सारा नहीं खा पाएंगे। आप उतना ही खा पाएंगे जितना आप खा सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। तो आप अपने हिसाब से मटेरियल सेलेक्ट कीजिए, उसको पढ़िए। और प्रीलिम्स जो है उसमें आप जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ होती है वो टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मिलते हैं। आप उनको लगाइए ताकि आप एक प्रैक्टिस में रहें, आपको पता चले कि एक्चुअल एग्ज़ाम लाइक सिनेरियो में कैसे बिहेव करना होता है। यूपीएससी में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ट्रेडिशनल लाइन पे क्वेश्चन ना मिले, आपको एकदम नए क्वेश्चन फेस करने को मिले जो कि आपको आंसर देखने से नहीं पता है, फिर भी आपको मार्क करना होता है, क्योंकि वहाँ
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 35 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता है। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो स्मार्ट गेस खेलते हैं, इधर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं बहुत मुश्किल से, लेकिन वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां उनका प्री सर्टेन हो जाता है। तो आप वो काम करें। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सिंपल है, बेसिक बुक पे स्टिक कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, और जो करंट अफेयर्स का आप मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल रेफ़र कर लीजिए। हिंदू न्यूज़पेपर सबसे अच्छा जो सोर्स है वो माना जाता है, आप हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप मन करे तो आप किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का करंट अफेयर्स का मटेरियल उठा के पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगा। मेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा अनोखा एग्ज़ाम है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे लिखने के लिए 3 घंटे में। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। शुरू में आपको लग रहा होगा कि मैं लिख लूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब आप लिखने बैठेगा तो आपको पता चलेगा कि समय कितना जल्दी बीतता है, और आपको इतना भी समय नहीं मिल पाता कि आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से सोच पाएँ। तो मेंस क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन आपको आते होंगे। उसके बाद 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये तो मैं लिख सकता हूँ, कैसे भी करके मैं इसको लिख लूँगा। 2-3 क्वेश्चन हर पेपर में ऐसे आते हैं जिसके आपके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, और सबसे आश्चर्य की बात होती है कि उसे आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो शायद आप पीछे हो जाएंगे। तो मेंस में आपका दिमाग एकदम खुला होना चाहिए। आपको कोई भी अगर टॉपिक पे लिखने को आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, तो आप एकदम ओपन माइंडेड होकर जाइए। कुछ भी याद करके वैसा ना जाए जिसके चलते आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएं अपने आप को, कि अगर आपको याद हुए क्वेश्चन आ गए तो आप लिख पाएंगे, नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो आप अपने दिमाग को एकदम खुला करके जाएँ, और कैसे भी सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रख के जाएँ, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डायनेमिक होते हैं, किसी भी एस्पेक्ट को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले एस्से जो होता है, एस्से एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपका लैंग्वेज पे कमांड और आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एस्से की तैयारी के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, और उनका कुछ ना कुछ यूनिक स्टाइल होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जीएस की बात मैं आपसे ज़्यादा शेयर करूँगा। जीएस पेपर 1 जो कि थोड़ा बहुत स्टैटिक होता है, काफ़ी कुछ इसमें स्टैटिक है, सोशल इशूज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफीज़ है। तो जब आप प्री की तैयारी करते हैं तो एक लंबा पोर्शन आपका तैयार हो चुका था जीएस 1 में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो, या जब आप पहली बार कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि आप जब नोट्स बना लेते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी की नोट्स है तो आपको बार बार एनसीईआरटी की बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना नोट्स रेफ़र करके बहुत जल्दी और बहुत कम समय में उसका रिवीजन कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स रेफ़र की थी, क्लास 11-12 स्पेशली। उसके अलावा कुछ आपको मटेरियल इधर उधर से भी आप ले सकते हैं। कुछ बुक्स हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी मिलते हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हुआ। हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स रेफ़र की, कुछ क्लास नोट्स जहाँ से मैंने कोचिंग की थी उनको रेफ़र किया। क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट होता है तो इसमें आप बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाएंगे। जो एक सोशल इश्यूज़ होता है, सोशल इशू का एक टॉपिक होता है पेपर 1 में, उससे 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, और वो अगर आप उस पे कमांड कर लेंगे तो वो 4-5 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो एनसीईआरटी की सोशल इश्यूज़ की बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, और आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव बन जाए तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन उसमें हैंडल कर सकते हैं, और उसमें आप करंट एग्जाम्पल डाल सकते हैं। जीएस पेपर 1 की मैं बात करना चाहूँगा, जो कि काफ़ी स्टैटिक है। उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इश्यूज़ है। तो इसकी तैयारी जब आप प्री करते हैं, प्री की तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसका खुद का नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से ये होता है कि आप बार बार एनसीईआरटी के बुक्स रेफ़र नहीं करेंगे, आप अपने नोट्स को रेफ़र करेंगे, और बहुत कम समय में आप उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पे कमांड कर सकते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जो होते हैं ज्योग्राफी के वो बेसिक होते हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी के बुक्स फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, या फिर ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस हैं किसी खास टॉपिक में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसका वीडियोस देख सकते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अनदेखे लगेंगे और टफ़ लगेंगे, तो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन सारे लोगों के लिए टफ़ होते हैं, तो उसको कुछ अलग तरीके से आप मत देखिए। सोशल इश्यूज़ एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत छोटा इशू है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन हर साल उससे आते हैं। अगर एक बार आपने वो पर्सपेक्टिव डेवलप कर लिया, आप उसके लिए एनसीईआरटी की किताब फॉलो कर सकते हैं 11th की, तो उसमें आपको सोशल इशू के पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, और आप उसमें करंट एग्जाम्पल डाल के एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। जीएस 2 की बात है, जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस।
पॉलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि प्री में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्री के लिए एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप सब लोग वही पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ लोग एक्स्ट्रा किताबें भी रेफ़र करते हैं, लेकिन वो बुक सफिशिएंट है। आप उस बुक को अच्छे से पढ़ें। उस बुक का नोट्स बनाना थोड़ा सा हेक्टिक होगा, लेकिन आप अगर नोट्स नहीं भी बना पाएँ तो आप इम्पोर्टेंस लाइंस को अपने बुक में ही हाईलाइट कर लें, या जो नोट्स बनाते हैं वहाँ पे हाईलाइट कर लें। उससे आपको जब आप मेंस के आंसर लिखिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। आपको स्टैटिक क्वेश्चन जो कि पॉलिटी के आते हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गवर्नेंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा डायनेमिक है, उसमें आपको करंट इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें आपको करना होता है कि जो सिलेबस में है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, और जो करंट इश्यूज़ या करंट एग्जांपल्स आ रहे हैं वो आप उसी में साइड में ऐड करते हैं। अगर आप ऑफलाइन नोट बना रहे हैं तो आप उसमें एडिशनल पेपर डाल के ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं तो आप उसी में ऐड कर सकते हैं। तो पॉलिटी और गवर्नेंस जो होता है ये बहुत ही स्टैटिक प्लस डायनेमिक का मिक्स होता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र करना होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए, रिसेंट जो केसेस चल रहे हैं उनके हो गए, या फिर लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस हो गए, एआरसी के रिकमेंडेशंस हो गए। इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है, जो कि आप सब कुछ करना एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो आप उतनी ही चीज़ें उठाएं, उतने ही डाटा उठाएं जो कि आप याद कर सकते हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 कॉपी डाटा के तैयार कर लेंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप जाके एग्ज़ाम में उतना लिख पाएँ। आप 20 ही डाटा यूज़ करिए, 20 ही डाटा याद करिए, लेकिन उस 20 डाटा को आप यूज़ कर लें, 20 एग्जाम्पल्स को आप यूज़ कर लें, 20 केस स्टडीज़ को आप यूज़ कर लें। ये हुई GS2 की तैयारी। GS3 जिसमें इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक मेजॉरिटी है। तो इनमें इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्री के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप इकोनॉमिक्स की तैयारी प्री के हिसाब से कर रहे होते हैं तो उसमें आपका मेंस का भी तैयारी होते रहता है, खास करके जो चैप्टर एग्रीकल्चर या फिर बैंकिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में करंट इशूज़ से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स किसी भी हाल में आपको अच्छे से करना होगा, आपको उसके लिए न्यूज़पेपर रेफ़र करना होगा। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर में कुछ छूट जा रहा है, जो कि चांसेस कम होते हैं, तो आप कोई कोचिंग के मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कुछ भी, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आप इकोनॉमिक्स भी डील कर सकते हैं। और जो सिक्योरिटीज़ हुए, सिक्योरिटी इशू, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, मेरी सलाह ये रहेगी कि ये बहुत छोटे टॉपिक्स होते हैं, आप इनका नोट्स बना लें। आप इनका नोट्स एक बार बना लेंगे, हर साल ये इशू सेम ही रहते हैं, 1-2 इशू ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होते हैं। तो अगर आप एक बार आपने मेहनत कर ली तो आपको बार बार फिर से ज़ीरो से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। इन छोटे टॉपिक्स के आप नोट्स बना लें। इससे क्या होगा कि आप बहुत कम समय में इन चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे, तो जो इकोनॉमिक्स का जो मेजर पोर्शन है उसके लिए आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। उसके बाद GS पेपर 4 जो कि एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का पेपर मेरे लिए लोगों के लिए थोड़ा सा टफ भी रहता है, क्योंकि इसमें लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली अप्रोच करना है। लेकिन मैं सच बोलूँ तो ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो मैं अभी भी आप मेरे से लिखने को बोलेंगे तो मैं लिख सकता हूँ। इस पेपर के लिए मुझे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं इस पेपर में वही चीज़ लिखता हूँ जो मेरे दिमाग में है। मैं कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर कोई बड़ी किताब का लैंग्वेज या डेफिनीशन याद नहीं करता हूँ। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप एथिक्स का जब सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोबिटी हो गया, या फिर न्यूट्रलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक पेपर पे इन सबको लिखें। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी में इसका मीनिंग देखें, इनका मीनिंग लिख लें, क्योंकि हिंदी में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। एक बार आप इन सब चीज़ों के मीनिंग, अब जैसे ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी हो गया, तो ईमानदारी, ये आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक नहीं है जिसके लिए आपको किसी तरह के प्रिपरेशन की आवश्यकता है। आपको पता है ईमानदारी क्या होता है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें ईमानदारी झलकती हो या फिर ईमानदारी का जिक्र हो। तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की जाए, और ये सब्जेक्ट को आप सबसे कम समय दे करके सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं इस सब्जेक्ट में। मेरे एथिक्स के पेपर में हर बार बहुत अच्छे नंबर आए हैं, एवरेज से ऊपर ही आए हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए मैं शायद आपको कुछ अच्छे से बता सकता हूँ कि आप उन सब्जेक्ट या फिर उन कीवर्ड्स को तैयार कर ले, कुछ एग्जाम्पल्स तैयार कर ले, कुछ कोट्स तैयार कर ले, और जब आप लिखें तो फ्री स्टाइल में आंसर लिखें। आपका आंसर बहुत ज़्यादा बुकिश नहीं लगना चाहिए, मैकेनिकल नहीं लगना चाहिए। ऑनेस्टी आप किताब लैंग्वेज में लिखेंगे तो एक समय लगेगा कि ये आप याद करके लिख रहे हैं, लेकिन जब आपके अंदर से ऑनेस्टी के लिए फीलिंग आएगी तो वो नेचुरल होगा, और नेचुरल चीज़ों को हमेशा से प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप कुछ भी चीज़ अपने नेचुरल लैंग्वेज में या फिर नेचुरल फीलिंग्स के साथ लिखेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे।
केस स्टडीज़ हमारे लिए कुछ नया नहीं होता है। हम समाज में जो चीज़ों को देखते हैं वही केस स्टडीज़ का फॉर्म में आते हैं। तो अगर हम सही से न्यूज़पेपर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या फिर हम सही से उन चीज़ों को जानते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि ऐसे केस स्टडी में कैसे अप्रोच करना है। हमें कोई भी एक्सट्रीम मेजर्स नहीं लेने हैं या फिर कुछ आइडियल कंडीशन को अज्यूम करके नहीं चलना है। हमको जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक अच्छे दिमाग जो सोच सकता है उस हिसाब से सोच के केस स्टडीज़ को सॉल्व करना होता है। राइटिंग प्रैक्टिस एथिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप पेपर को कंप्लीट कर पाए 3 घंटे में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो एथिक्स में मैं आपको बोलूँगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, सारे केस स्टडीज़, सारे एग्जाम्पल्स, मोटिवेशनल कोट्स और मीनिंग्स को एक साथ लिखिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप एथिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा एंथ्रोपोलॉजी था, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मैंने एंथ्रोपोलॉजी चुना था उसका सिलेबस देखा, उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाया। मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट है जिसे मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ। पास्ट ईयर के रिज़ल्ट्स भी और जो थे वो काफ़ी सही थे एंथ्रोपोलॉजी के, और उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा था कि जो मटेरियल्स है वो भी मार्केट में हैं, और जो इश्यूज़ हैं ट्राइबल से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर सोशल इश्यूज़, वो थोड़ा हम लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि अब जब आप बिहार, झारखंड या यूपी से रहते हैं तो इन सब सामाजिक चीज़ों में आपकी रुचि पहले से हमेशा से ही ज़्यादा रहती है, तो इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिया। पेपर 1 जो है उसमें एक बायोलॉजिकल पार्ट होता है जिसको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मेरे लिए वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी की पढ़ाई पहले बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा वो। लेकिन एक वही पार्ट है जो मेरे लिए चैलेंजिंग लगा। बाकी जो पेपर 2 होता है जिसमें आप ट्राइबल्स इश्यूज़ रहते हैं या फिर जो सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज़ होते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल हिंदू रिलीजन या फिर ट्रेडिशनल इंडियन जो होते हैं उसके चीज़ रहती है, तो वो मेरे को कनेक्ट कर पाया और मेरे को उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं। उसके लिए मैं आपको जैसे पी नाथ हो गया, BM दास की बुक हो गई, नदीम हसनैन सर की बुक हो गई ट्राइबल इंडिया के लिए, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल बुक लिस्ट करूँगा तो आप इजीली सर्च कर सकते हैं, लेकिन बुक लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्रोच क्या फॉलो करें। किसी भी ऑप्शनल में, एंथ्रोपोलॉजी में तो विशेष रूप से, या फिर आप कोई भी ऑप्शनल का चुनाव कर रहे हैं, तो मेरा ये आपको पर्सनल सजेशन होगा कि आप अपना खुद का नोट्स बनाएं। आप किसी बुक के भरोसे ना रहें या किसी टॉपर्स के नोट्स के भरोसे ना रहें। ऑप्शनल के एक-एक सिलेबस के एक-एक लाइन पे आपका एटलीस्ट 250 वर्ड्स का आंसर रेडी होना चाहिए। जब ऐसा आप करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछती, सिलेबस के अंदर से ही वो चीज़ों को कनेक्ट करके पूछती है। तो जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको एटलीस्ट मेरे पास कुछ वर्ड्स होंगे जिससे मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। बहुत बार क्वेश्चंस सिलेबस से रिलेटेड होते हैं लेकिन आप सुने नहीं होते हैं। एटलीस्ट उसमें आप, अगर कुछ नहीं आता है, अगर आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को या फिर जो कीवर्ड्स है उससे आंसर लिखिएगा तो आप बहुत नज़दीक तक पहुँच सकते हैं। आप परफेक्ट आंसर ना लिख पाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम इररिलेवेंट आंसर लिख के आ जाएँ। तो आपका हर टॉपिक पे एक नोट्स, पूरा नोट्स होना चाहिए, डिटेल नोट्स पेपर 1 एंड पेपर 2 का। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 काफ़ी स्टैटिक है, अगर आपने एक बार नोट्स बना लिया तो बस आपको केस स्टडी या फिर जो करंट एग्जांपल्स है वो ऐड करने होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 जो होता है वो डायनेमिक होता है, जिसमें ट्राइबल इशूज़ होते हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती है। उसमें आपको जो करंट मुद्दे हैं वो उनको ध्यान में रखना होता है, या ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो एनुअल रिपोर्ट आता है या फिर प्रोफेसर खाका कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रेफ़र करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे जो डाटाज आते हैं ट्राइबल्स से रिलेटेड वो आपको रेफ़र करना पड़ता है, और आपके नोट्स को कंटिन्यूअस अपडेट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आप में वैल्यू एनरिचमेंट होता है आपके आंसर्स में, और आप जितना करंट इशू, करंट डाटा, करंट एग्जांपल, केस स्टडीज़ लिखेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के नोट्स बनाएं। पेपर 2 के नोट्स को ओपन रखें ताकि आप उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हुई मेंस की तैयारी। अब मैं आपको पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। चूँकि ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो आप जब इंटरव्यू पहले भी फेस कर चुके होते हैं तो थोड़ा सा आपको एनालाइज़ करना आसान हो जाता है। मैंने जब पिछली 2 बार इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू में मार्क्स एवरेज या अबव एवरेज रहता था, कभी बहुत ड्रास्टिक कम नहीं आया। तो इससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि शायद इंटरव्यू मैं फ़ेस कर सकता हूँ। जब मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक इशू चल रहा था कि मैंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई हिंदी में की है या फिर 12वीं तक बहुत ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को लग रहा था कि शायद इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मैटर करता होगा या फिर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ज़रूरी होता होगा।
लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंग्लिश मैटर इतना नहीं करता जितना कि आपके आंसर की क्वालिटी करती है। अगर आप थोड़ी ऊपर नीचे की इंग्लिश यूज़ करके भी अपना आंसर डिलीवर कर पा रहे हैं, अपना थॉट प्रोसेस डिलीवर कर पा रहे हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश का टेस्ट नहीं ले रहे हैं वहाँ पे, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। और इंटरव्यू में पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू में वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे होते हैं, वो वहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं। तो वो चाहेंगे कि आपकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, आप अपने बेस्ट फॉर्म में उनके सामने प्रस्तुत हों। इसके लिए हर बोर्ड अलग अलग सहारा लेता है। कोई बोर्ड आपको बोलेगा, आपको रिलैक्स करेगा, आपको ऐसा फील कराएगा कि वी आर हियर फॉर यू ओनली, और आप खुल के अपनी बात रखिए। कुछ बोर्ड होंगे जो आपको प्रेशर टेस्ट करेंगे, आपको ऐसे कंडीशन में देंगे या फिर आपको कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपसे उनकी पर्सनल कोई दुश्मनी है। वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि अगर आप अचानक से प्रेशर में आ जाएंगे तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हैं या फिर टूट जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। फैक्चुअल क्वेश्चंस इंटरव्यू में हर 2 तरीके के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, एक फैक्चुअल और दूसरा ओपिनियन बेस्ड। फैक्चुअल क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप आंसर फिक्स होता है और सही गलत पता होता है। वैसे क्वेश्चन के अगर आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके साथ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस मिस हो जा रहे हैं, तो इंटरव्यू के मार्क्स पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ना करने की गुंजाइश नहीं होती है। आपको अपना ओपिनियन रखना होता है। जब आप ओपिनियन रखेंगे, वो ओपिनियन आपके हिसाब से सही हो सकता है, आपके हिसाब से गलत भी हो सकता है, एग्जामिनर या इंटरव्यूअर के हिसाब से सही हो सकता है, उनके हिसाब से गलत हो सकता है। लेकिन ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दे या सर बोल दे रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता है, तो आप वहाँ मार्क्स लूज़ कर रहे हैं और वहाँ ड्रास्टिकली आप मार्क्स रिड्यूस होगा आपका। तो जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से हैंडल करिए। बोलने का जो इंटरव्यू देने से पहले मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, या फिर आप अपने सीनियर से या फिर जो लोग थोड़ा तैयारी कर चुके हैं, जो लोग पहले इंटरव्यू दे चुके हैं, उससे आप अपना फीडबैक लीजिए, अपने कोकून से बाहर निकलिए। आपको बहुत बार लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, कई बार वो कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। तो आप अपने आप को दूसरों के सामने बोलिए, दूसरों के सामने प्रस्तुत कीजिए और दूसरों का फीडबैक लीजिए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। इससे क्या होगा कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे एडिशनली ऐड करना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। बहुत बार आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि बस ये एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर ही ले रहे हैं और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, और बहुत बार आपको ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं हो पाएगा, शायद मैं गलत ट्रैक पे हूँ, नहीं कहीं गलत तो निर्णय नहीं ले लिया। ऐसे बहुत टाइम आएंगे। आप उस समय आपके अच्छे दोस्त जो होते हैं वो आपके बहुत काम आते हैं। तो दोस्ती जो कीजिएगा वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कम 15-20 दोस्त बनाने से अच्छा है 3 दोस्त 2 दोस्त बना के रखिए, जो कि जिससे आप जब भी हो अपने मन की बात बता सकें और वो लोग आपको मोटिवेट कर सकें। वो आपको बस राइट ट्रैक पे रखें। बाकी काम आपको खुद ही करना है। वो आपके जगह पे पढ़ेंगे नहीं, वो आपके जगह पे आपका नोट्स नहीं बनाएंगे, लेकिन वो करेंगे, आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे। और जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नॉलेज के साथ साथ मेंटल गेम है ये एग्ज़ाम। अगर मेंटली आप इसको कॉन्कर कर लिए तो आप सफल हो जाएंगे। ये थी मेरे इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू के स्ट्रेटजी के बाद मैं आपको कुछ बातें बेसिक बताना चाहूँगा, जो कि नए स्टूडेंट जो कि तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप सीधे मार्केट के जो बुक मटेरियल उपलब्ध है उन पे ना जाके जो बेसिक बुक्स है, जो कि बहुत दिनों से आपके पास ही हैं, एनसीईआरटी बुक्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। आप बेसिक चीज़ों को अगर अच्छे से जानते हैं तो जो वैल्यू एडिशन होता है वो अपने आप होता चला जाता है। लेकिन अगर आप सीधे एडवांस मटेरियल से शुरू करेंगे तो आप शायद कहीं बीच में ही रास्ते में भटक जाएंगे। तो जो एक फ़िक्स रूल है, इस एग्ज़ाम को आप ये मत समझिए कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा उसी का इस एग्ज़ाम में होगा। इस एग्ज़ाम में जो बहुत दिमाग लगाएगा, वो बहुत स्मार्ट वर्क करेगा, उसका होने का चांस ज़्यादा है। जो आप एक लाइन जानते होंगे, लेस इज़ मोर, तो लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट यूपीएससी में बहुत अच्छे से फिट बैठता है। आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितना कम पढ़ के कितना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलूँगा कि आप बेसिक बुक्स को फॉलो कीजिए। जो स्टैटिक बुक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, और जब आपको लगे कि आप स्टैटिक रूप से काफ़ी तैयार हो गए हैं, आप इतने इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब आप एडवांस मटेरियल को रेफ़र कर सकते हैं, तो आप वैल्यू एडिशन के लिए उनको रेफ़र कीजिए। बहुत लिमिटेड सोर्सेज रखिए। मार्केट में अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे चैनल मिलेंगे यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
कोई चैनल बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सबके टीचर अच्छे हैं, सारे लोग ये एग्ज़ाम को दिए हुए हैं, सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाते हैं, कोई गलत नहीं पढ़ाता। लेकिन आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर करना चाहेंगे डिटेल में, आप हर चीज़ में पीएचडी करना चाहेंगे, तो शायद 10 साल भी कम पड़ जाएगा आपको सिलेबस ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर आप स्मार्ट वे में बहुत कम चीज़ें जानेंगे, जितना रेलिवेंट है उतना जानेंगे, तो आप चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उनको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्ज़ाम में, बेटर आउटकम निकाल पाएंगे। तो मेरा ये आपको जो मंत्र होगा कि लेस इज़ मोर वाले कॉन्सेप्ट को रखिए, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, घंटे के हिसाब से पढ़ाई मत कीजिए। 18 घंटा पढ़ना किसी की ज़रूरत हो सकती है, कोई उतना कैपेबल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आप अगर 15 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका आउटकम 18 घंटे के बराबर है, तो आप उतना पढ़िए। प्रेशर लेके एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप अपने आप पे अनड्यू प्रेशर मत लीजिए। आप इस एग्ज़ाम को एज ए एग्ज़ाम लीजिए, अपना संपूर्ण ताकत लगाइए, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, और बाकी कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, हो सकता है आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, हो सकता है आपको सफलता ना भी मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो चुके हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम में आप फेल हो सकते हैं, लाइफ में फेल नहीं हो सकते। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत बार मैं बहुत अपने आसपास लोगों को देख चुका हूँ जो कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत कैपेबल है, और वो डिज़र्व करते हैं सेलेक्ट होना, लेकिन पता नहीं कुछ रीजन्स की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको भी बोलूँगा कि हार मत मानिए। अगर आप किंग नहीं बन सकते हैं तो किंग मेकर तो बन ही सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लीजिएगा। और एक अनुरोध मैं पूरे समाज से, माता पिता से करना चाहूँगा कि आप सक्सेस और फेलियर की नज़र से चीज़ों को ना देखें। सक्सेस जिसको मिलता है और फेलियर जिसको मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर बस समय का होता है। किस इंसान का समय कब बदल जाएगा ये आपको खुद नहीं पता है। तो बहुत बार होता है कि जब कोई इंसान फेल होने लगता है, कोई यूपीएससी का अटेम्प्ट में अगर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो लोग अनड्यू प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स भी बोलते हैं कि क्या पढ़ाई कर रहे हो यार, निकल नहीं रहा है तुमसे एग्ज़ाम, प्री नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं करिए। अगर वो अपने से तैयारी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपनी तैयारी के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, तो उसको मोटिवेट कीजिए। सक्सेस और फेलियर से चीज़ों को देखना बंद कीजिए। हम अपनी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जो सक्सेसफुल होता है उसको आप आँखों पे बिठा लेते हैं, बहुत आसमान में उछाल लेते हैं, और जो फेलियर को अचीव करता है उसको आप नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसके टैलेंट पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए। हो सकता है अगर कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम ना निकाला हो, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे से सर्व कर रहा है पब्लिक को, किसी एनजीओ के माध्यम से या फिर अपने स्वरुचि के माध्यम से। इवन आप जो बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स को रेफ़र करते हैं, या कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, या फिर रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं और बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते थे, लेकिन वो खुद आईएएस ना बन पाए। लेकिन आज उन्होंने कितने लोगों को आईएएस आईपीएस बनाया है और एग्ज़ाम क्लियर कराया है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सक्सेस फेलियर के तराजू पे चीज़ों को तोलना बंद कीजिए। जो लोग फेल हो रहे हैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए, उनके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है। बस समय का खेल है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल वो यहाँ होंगे। और उन सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए, और आप अपना बेहतरीन और बेस्ट परफॉर्मेंस दें। थैंक यू।